इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल में। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी की परीक्षा के कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आज मैं आया हूँ। यह एक रिवीजन क्लास होने वाला है जिसमें से 20 में से 20 क्वेश्चंस आप लोग को याद हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आप लोगों के पास G.L. फ्यूंट्स, एने फ्रैंक, नेल्सन मंडेला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। चलिए समय समाप्त होता है। तो इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, G.L. फ्यूंट्स। ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? G.L. फ्यूंट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? A, बॉटम ऑफ द हिल, B, टॉप ऑफ द हिल या C, इन अ सिटी या D, इन अ वैली। चलिए आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो बताइए लेंचो का घर कहाँ पर सिचुएटेड था, यानी कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन A, B, C या D, कौन सा सही है? तो देखते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेंचो का जो घर था वो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, यानी कि टॉप ऑफ ए लो हिल। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। नेल्सन मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? A, मिनरल्स, B, जेम्स, C, इट्स पीपुल्स, D, डायमंड्स। आप लोग के समय शुरू होता है अब। चलिए जवाब दीजिए। नेल्सन मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? चलिए अब समय समाप्त होता है, देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है इट्स पीपुल। ठीक है, नेल्सन मंडेला यह मानते थे कि एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश के नागरिक होते हैं। अगला और चौथा प्रश्न आप लोग के सामने है, व्हाट डिड एने फ्रैंक नेम हर डायरी। एने फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? ऑप्शन A, एने, B, कैटी, C, किटी या D, किट। चलिए आप लोग का समय शुरू होता है अब। जवाब दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हुए कमेंट कर सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन यहाँ पर एक बार टेस्ट जरूर दे के देखिए कि आप लोगों को इस चैप्टर मतलब इंग्लिश से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो सही जवाब है C, किटी। एने फ्रैंक ने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था, तो C बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न, हु इज द बेक इन गोवा। गोवा में बेक कौन करता था? बेक यानी कि बेकिंग का कार्य कौन करता था? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है पैडर, कबाई, बोल या बेकर। समय शुरू होता है आप लोगों का अभी। बताइए हु इज द बेक इन गोवा। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, पैडर। गोवा के जो बेकर्स होते थे उनको पारंपरिक रूप से पैडर बोला जाता था, यानी कि गोवा में बेक कौन करता था? पैडर्स। इसके बाद से अगला प्रश्न शुरू होता है अभी, 6वां नंबर प्रश्न, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। कुर्ग का प्रमुख क्रॉप फसल क्या है? ऑप्शन है टी, कॉफी, राइस या स्पाइसेस। चलिए आप लोग का समय शुरू होता है अब। आप लोग जवाब दीजिए 6ठे नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? A, टी, B, कॉफी, C, राइस या D, स्पाइसेस। आप लोगों का समय समाप्त हो गया, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कुर्ग में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था, किस खेती के लिए प्रसिद्ध था?
तो कॉफी के फसल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, तो इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ है। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वली वाज स्पेस ईयर्स ओल्ड, वली कितने वर्ष का था? ऑप्शन है आप लोगों के सामने 7, 8, 9 या 10। चलिए आप लोग का समय अब शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो वली वाज 8 ईयर ओल्ड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। वली कितने वर्ष का था? 8 वर्षों का था। वली की उम्र 8 वर्ष थी। चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बस कंडक्टर इन मैडम राइड्स द बस? मैडम राइड्स द बस स्टोरी में कंडक्टर का नाम क्या था? ए वली, बी जॉली, डी ही डिड नॉट हैव अ नेम जस्ट कॉल्ड कंडक्टर, या सी अ जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। चलिए आप लोगों का समय अभी शुरू होता है। बताइए मैडम राइड्स द बस पाठ में जो कंडक्टर था उसका क्या नाम था? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ए, बी, सी या डी? समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ए जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। पाठ में कंडक्टर को जॉली यानी खुश मिजाज बताया गया है। इसके बाद से अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न। द लेसन द सरमन एट बनारस टेल्स अस अबाउट, द सरमन ऑफ बनारस हमें किस चीज के बारे में बताता है? लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड रामा या लॉर्ड शिवा? चलिए आप लोगों का समय अब शुरू होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी? समय समाप्त हुआ। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में द सरमन एट बनारस में गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में बताया गया है। तो सही आंसर होगा लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध। अगला नंबर 10वां नंबर का प्रश्न। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट? ट्रिकी की वास्तविक गलती क्या थी? ऑप्शन ए फैटनेस, ऑप्शन बी लेजीनेस, ऑप्शन सी ग्रीड या ऑप्शन डी फियर? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। आप लोगों का समय शुरू हो गया है। बताइए ट्रिकी की कौन सी सबसे बड़ी गलती थी? समय समाप्त हुआ। देखते हैं हम लोग। देखिए ट्रिकी जो था ना वो बहुत ही ज्यादा लालची था। वो किसी भी प्रकार के खाने को मना नहीं करता था, जो भी उसको मिलता था खाने के लिए वो खा लेता था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा लालची था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। अगला प्रश्न 11 नंबर का। हु वाज द थीफ इन द थीफ्स स्टोरी? द थीफ्स स्टोरी कहानी में चोर कौन है? हरि सिंह, अनिल, रस्किन बॉन्ड या जोई? आप लोग का समय अभी शुरू हो रहा है। तो बताइए द थीफ्स स्टोरी में चोर का किरदार कौन निभा रहा था? हरि सिंह, अनिल, रस्किन बॉन्ड या जोई? समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द थीफ्स स्टोरी में हरि सिंह चोर का किरदार निभा रहा था, यानी कि चोर कौन था? हरि सिंह था। और हरि सिंह इसका वास्तविक नाम नहीं था इस कहानी में। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वाज अ। ग्रिफिन एक होशियार बुद्धिमान वैज्ञानिक था, लेकिन वह क्या था? लॉलेस पर्सन, काइंड पर्सन, नोबल पर्सन या सोशल पर्सन? आप लोगों का समय अभी शुरू हो रहा है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस का कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं तो सही आंसर क्या होगा। ग्रिफिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रिफिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो क्या था? एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन यानी कि जो
कानून को नहीं मानता था, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 13 नंबर का प्रश्न है। व्हाट डिड एब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? एब्राइट अपने बचपन के दौरान में क्या कलेक्ट किया करते थे? ऑप्शन ए रॉक्स, ऑप्शन बी कॉइन्स, ऑप्शन सी बटरफ्लाइज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलिए बताइए। एवराइट, बताइए। रिचर्ड एवराइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिचर्ड एवराइट जो साइंटिस्ट थे वो अपने बचपन में क्या कलेक्ट किया करते थे? समय समाप्त होता है, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी में। रिचर्ड एवराइट देखिए अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। मटिंडाज हस्बैंड वाज अ, मटिंडाज के जो पति थे वो क्या थे? मिनिस्टर, पेटी क्लर्क, बिजनेसमैन या डॉक्टर? चलिए आप लोगों का समय अभी शुरू होता है। मटिल्डा के पति क्या थे? चलिए बताइए। मिनिस्टर, पेटी क्लर्क, बिजनेसमैन या डॉक्टर? समय समाप्त हुआ। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। देखिए मटिल्डा के पति शिक्षा विभाग में एक साधारण क्लर्क थे। चलिए अगला 15 नंबर का प्रश्न। भोलीज रियल नेम वाज, भोली का वास्तविक नाम क्या था? भोली का असली नाम क्या था? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सुलेखा, राधा, मंगला या चंपा। आप लोगों का समय अभी शुरू होता है। चलिए बताइए, भोली का असली नाम क्या था? समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं सही नाम क्या था। तो भोली का जो असली नाम था वो सुलेखा था। क्या था? सुलेखा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके बाद से अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए रिसीव का यहाँ पर 4 स्पेलिंग्स दी गई हैं, इसमें से कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन ए RECIEVE या ऑप्शन बी RECEIVE या ऑप्शन सी RICEIVE या ऑप्शन डी RECEVE। चलिए आप लोगों का समय अभी शुरू हो रहा है। बताइए इनमें से ऑप्शन ए बी सी में से, सी और डी में से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होने वाला है? चलिए देखते हैं। तो इसका सही स्पेलिंग होगा RECEIVE, RECEIVE। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो बच्चों स्पेलिंग के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग्स भी पूछता है बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। इट हैज़ बीन रैनिंग स्पेस मॉर्निंग। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, फॉर, सिंस, फ्रॉम या बाई। आप लोग का समय अभी शुरू होता है। चलिए बताइए ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा करेक्ट होने वाला है? समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है इट हैज़ बीन रैनिंग और स्पेस दे करके मॉर्निंग है। तो ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आया हुआ सेंटेंस है और यहाँ पर निश्चित समय यानी कि मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर क्या रहेगा? सिंस रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न। द नाउन फॉर्म ऑफ काइंड इज। काइंड का नाउन फॉर्म कौन सा है? काइंडली, काइंडनेस, किंडर या काइंडेस्ट।
चलिए आप लोगों का समय अभी स्टार्ट होता है। काइंड का नाउन फॉर्म इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से बताइए सही आंसर कौन सा है। ग्रामर पे भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्रामर से भी प्रश्न लगभग 5 से 6 प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काइंडनेस। ध्यान रखिएगा, काइंड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा काइंडनेस होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, ही इज स्पेस ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा पूछ रहा है। ऑप्शन ए एन, द या नॉन। नॉन मीन्स कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर उपयुक्त आर्टिकल बैठने वाला है? आप लोगों का समय अभी शुरू होता है, बताइए 19 नंबर प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। देखिए, जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, इसका उच्चारण होता है तो ऑनेस्ट ऐसे करके होता है, ठीक ना, ऑनेस्ट लिखा होता है, जो कि स्वर ध्वनि से प्रारंभ होता है और स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाले नाउन से पहले एन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से पंक्चुएट किया गया है? बताइए, आप लोगों का समय अभी शुरू होता है। ऑप्शन है रामा सेड टू मी, सभी सेंटेंस एक जैसे हैं, बस आप लोग को कुछ ध्यान देना है यहाँ पर कौन सा सही तरीके से पंक्चुएट किया गया है। चलिए समय समाप्त हुआ, देखते हैं इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए नंबर में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैं सभी चीज़ें करेक्ट हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। बी में देखिए, बी में गलती क्या हुई है, यहाँ पर कामा मिस कर दिया है, कामा का प्रयोग होता और यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता तो यहाँ पे सही हो जाता। उसके बाद से जो सी नंबर है इसमें इन्वर्टेड कामा मिस है, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया है। इसके बाद से डी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें देखिए कामा को मिस किया है, कामा का इसमें भी प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा है कि यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में मदद करेंगे। आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं और कितने गलत हुए हैं। साथ में आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी कमेंट कर सकते हैं बीच बीच में। चलिए तो कल फिर मिलेंगे मैथ के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।